तो चलिए अब इस वीडियो में बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो आखिर पहले जानते हैं कि पढ़ते क्यों है। ठीक है, तो देखिए अगर आप कोई भी दो रिएक्टेंट्स को मतलब कोई भी दो रिएक्टेंट्स ले लिया, रिएक्टेंट्स क्या होता है, जो भी आप केमिकली उसको रिएक्शन करवा रहे हो। ठीक है, तो जो कोई भी दो एलिमेंट्स को जब आप रिएक्शन करवा रहे हो तो वो हमारा रिएक्टेंट्स कहलाता है। तो जो भी इस साइड रहेगा ना केमिकल इक्वेशन के, जो भी इस साइड रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारा रिएक्टेंट्स होगा। और जो भी दो एलिमेंट्स हमने रिएक्शन करके बनाया है, मान लीजिए ए भी बनाया है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। देखो ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो अब ये तो हमें समझ गया बेसिक चीज। ठीक है, केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो क्या इस केमिकल रिएक्शन में कोई निश्चित चीज होती है, निश्चित कोई सर्टेन थिंग्स होते हैं। मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट तो बना दिया। ठीक है, हमेशा क्या नया ही बनेगा, क्या उसमें कुछ सेम चीजें होती है कि नहीं होती है, अगर होती है तो क्यों होती है, क्या उसका कोई नियम है। तो उस नियम को हम पढ़ेंगे कि क्या उसमें सर्टेन चीजें होती हैं। ठीक है, उस नियम को पढ़ने के लिए हमें मतलब प्रूफ कर सकते हो आप उससे कि हाँ ये चीज सर्टेन है, ये तो होगा ही होगा। ठीक है, तो उस चीज को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो केमिकल कॉम्बिनेशन आपको शायद पता ही हो। केमिकल कॉम्बिनेशन जैसे मान लीजिए कोई दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं, तो दो रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, राइट। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब इन दोनों का क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं और एक क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिएक्टेंट्स। तो जो हम इस साइड लिखते हैं वो रिएक्टेंट्स होता है और जो उस साइड लिखते हैं वो हमारा प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, न्यू सब्सटेंस। मतलब जो भी केमिकली, जो भी आपने एलिमेंट्स लिए आपस में रिएक्शन करवा के जो भी रिजल्ट आया है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर कैसे। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन, पहला हमारा क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हमें किसने दिया था, लेवॉइजर ने। ठीक है, लेवॉइजर तो थे साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, वो फादर भी कहे जाते हैं। उन्होंने ये दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें वो क्या कहते हैं, अगर कोई भी किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, अगर मास है, किसी भी सब्सटेंस का अगर मास है, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। अगर आप किसी भी दो चीज का, मान लीजिए दो चीज है, एक ये सब्सटेंस है, एक ये सब्सटेंस है, ये एलिमेंट मान लीजिए, ठीक है, और ये आपस में केमिकली रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, ये प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा, ये है ना, प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कह रहे हैं जो उसका मास है, मास का मतलब क्या है, मान लीजिए जो ए है वो 1 kg है, बी है वो 1 kg है। ठीक है, तो ये दोनों मिला कितने केजी हुए, 2 kg। तो अगर इसका मास 2 kg है तो जो इसका प्रोडक्ट होगा ना, उस प्रोडक्ट का मास भी 2 kg होगा। समझ में आया, दोबारा समझाता हूं। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई भी दो रिएक्टेंट्स लिया, कोई भी दो एलिमेंट लिया, उसको आपस में हमने रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो ए का मास हमारा क्या है, 1 kg, बी का मास क्या है, 1 kg। तो दोनों मिलाकर कितने हुए, 2 kg, 2 kg, है ना। और जब हम इसका प्रोडक्ट बना, मतलब दोनों रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना, एक नया सब्सटेंस बना, तो उसका जो भी मास होगा ना, वो इन दोनों मास के बराबर होगा। क्लियर, 2 kg 2 kg, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा लॉ कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनिट प्रोपोर्शन हमारा जो है वो प्राउस्ट ने दिया था। प्राउस्ट भी साइंटिस्ट है हमारे केमिस्ट्री के, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। इसमें ये कह रहा है, मान लीजिए हमारा क्या है, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा तो वो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, तो ये जो H2O है हमारा, ठीक है, वो प्रोपोर्शन में होगा, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, कि कोई भी दो रिएक्टेंट्स जब आपस में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा। ठीक है, प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो हमारा देखिए प्रोडक्ट में क्या है, एक हमारा H है और ये हमारा O है। तो ये कह रहा है, मान लीजिए H हमारा क्या निकला, H हमारा है 1U। अगर ये हमारा 1U था, ठीक है, 1U था, और ये हमारा ऑक्सीजन क्या था, 16U। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है हमारा, 16U। और
हाइड्रोजन क्या है हमारा 1u, u क्या है हमारा यूनिट ऑफ मास कहते हैं इसको, ठीक है, मास है हमारा ये। अच्छा अब देखिए जो हमारा हाइड्रोजन है वो निकल के क्या है हमारा H2। अगर ये देखिए 2 निकल गया है ना 2, तो अगर ये हमारा H सिंगल H क्या है हमारा 1u, तो डबल H क्या होगा 2u, होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद हमारा ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन है हमारा 16u, तो यहाँ पे एक ही तो ऑक्सीजन है, तो 16u हो गया हमारा। इसको हमने प्रोपोर्शन में डाल दिया, मतलब हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बीच में डॉट डाल के इसको प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया हमारा 2 मल्टीप्लाई 1u, क्योंकि ये हमारा 2 है, ये 2 हुआ ना, मल्टीप्लाई 1u, ठीक है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ 2u हो गया, ठीक है। प्रोपोर्शन में है ये, इक्वल टू डाल दिया, उसके लिए माफ करना, तो ये प्रोपोर्शन में है ये। तो ये हमारा 16u कैसे आया, ये ऑक्सीजन, इसको अलग अलग ले लिया हमने, ठीक है, इसको साथ में मत मानना, अलग अलग ले लिया, बीच में हम प्रोपोर्शन का साइन डाल देंगे। तो हाइड्रोजन कितना आया हमारा 2u, ऑक्सीजन क्या है 16u। जब उसको काटोगे ना तो u से u कट गया, और 2 8 जा 16, तो हमारा प्रोपोर्शन क्या है 1:8। ये कह रहा है जैसे ये हमारा वाटर है मान लीजिए, ठीक है, ये वाटर है, वाटर क्या है हमारा वाटर, इसका जो भी मॉलिक्यूल होगा ना, एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, वो कितना होगा H2O, वो मॉलिक्यूल H2O से मिलके बना है। तो ये कह रहा है कि किसी भी वाटर में बस वाटर होना चाहिए वो, तो उस वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा हमारा 1:8 होगा। हर एक मॉलिक्यूल का जो प्रोपोर्शन होगा वो 1:8 होगा, हर एक मॉलिक्यूल का जो प्रोपोर्शन होगा वो 1:8 होगा, 1:8 होगा। किसका मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शन, वाटर के मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शन, मतलब H2O का जो प्रोपोर्शन होगा वो 1:8 होगा। कहीं भी चले जाइए, चाहे गंदा पानी हो, साफ पानी हो, कैसा भी पानी हो, तो उसका जो हमारा प्रोपोर्शन होगा उसके मॉलिक्यूल का, वो क्या होगा 1:8 होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अगर इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का लें, तो देखिए इसका जो होता है एटॉमिक मास वो होगा हमारा 12u, ठीक है, और इसका क्या होगा हमारा 16, ठीक है, 16 होगा, 16u। अब ये 2 है ना, क्योंकि तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्या होगा 12u, और ये हमारा क्या होगा 32u, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 16 2 जा 32u। इसको काट दीजिए आप, तो ये जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा हमारा 8, u से u भी कट गया, तो 3:8। तो क्या रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड आप कहीं भी देखो, कोई किसी भी जगह पे गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ये है, ये कार्बन अगर डाइऑक्साइड है, तो उसका जो हमारा मॉलिक्यूल का, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का जो हमारा मास प्रोपोर्शन होगा, जैसे कि CO2 अगर एक है तो उसका क्या होगा 3:8। और कहीं का भी आप कार्बन डाइऑक्साइड का ले लोगे मॉलिक्यूल का एटॉमिक मास का प्रोपोर्शन, तो ये हमारा सेम ही होगा। ये लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनिट प्रोपोर्शन कहता है, बताता है। तो देखिए अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी अच्छे समझ लेते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है कि जो मास है उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट का रिएक्शन करवाएंगे तो वो कोई ज्यादा मास प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है, उसी चीज का ज्यादा बना देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसका जो मास है वो सेम रहेगा और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है। मतलब अगर हम मान लीजिए रिएक्टेंट्स है, ठीक है, रिएक्टेंट्स है ये, इन दोनों रिएक्टेंट्स को हमने आपस में केमिकली रिएक्शन करवाया और उसका जो रिजल्ट हमारा क्या आया, ये आया, ये हमारा क्या आया, प्रोडक्ट आया, ठीक है, प्रोडक्ट आया ना। अब क्या होगा, ये कह रहा है कि जितना मास इसमें था, मान लीजिए इसमें 1 kg मास था, इसमें 2 kg मास था, ठीक है, जितना मास इसमें था इन दोनों में और आपस में रिएक्शन करवाया, तो उस रिएक्शन में इसका मास गायब नहीं होगा, मास कभी नहीं खोएगा। और जो इसका प्रोडक्ट निकलेगा ना, उस प्रोडक्ट का मास भी इन दोनों के मास के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों का मास कितना हो गया आपका, देख लीजिए, ये हो गया हमारा 3 kg, 1 और 2 3 kg, तो ये भी हमारा 3 kg ही होगा, ये कह रहा है। तो रिएक्शन में ना तो मास कम होगा और ना ही मास ज्यादा होगा, ना तो मास खत्म होगा और ना ही नया मास पैदा होगा। इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताओ, इससे अच्छा क्या समझाऊं मैं है ना। तो ये क्या कह रहा है कि रिएक्शन में जब भी हम रिएक्टेंट करवाएंगे तो ना तो उससे मास जो है हमारा बढ़ेगा और ना ही वो मास घटेगा, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कार्बन था, कार्बन का एटॉमिक मास क्या हो गया हमारा 12u, ये हमारा क्या हो गया 32,
क्यों हो गया भैया? देखो हमारा ऑक्सीजन क्या होता है 16 ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो 32 हो गया। 2 से क्यों करेंगे सर? ये 2 है ना यार, O2, ठीक है। तो ये हमारा 32U हो गया। और ये कह रहा है जब हम दोनों को केमिकली रिएक्शन करवाएंगे, दोनों को केमिकली रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा CO2 मिलेगा, CO2 मिलेगा। तो इन दोनों का मास को जोड़ो, कितना हो गया? दोनों को मास को जोड़ो तो ये होगा हमारा 44U, और इसका भी मास सेम ही होगा। कुछ समझ में आ रहा है? सेम होगा। तो जो भी रिएक्टेंट्स का मास होगा, रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलेगा उस प्रोडक्ट का भी मास सेम होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? ना ही तो कोई नया मास बन रहा है और ना ही वो जो मास था वो कम हो रहा है रिएक्शन में। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया ना तो बहुत मारूंगा, ठीक है। चलो फिर, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा समराइज भी कर लेते हैं, ठीक है। ये तो अभी तो कंफ्यूजन थोड़ी बहुत होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी। तो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो भी मास रिएक्टेंट्स के हो चाहे प्रोडक्ट के हो, कोई भी मास चाहे वो रिएक्टेंट के हो चाहे प्रोडक्ट के हो, वो सब सेम होंगे। अगर मान लीजिए ये 2 kg है ना, ये दोनों मिलाकर अगर 2 kg है तो ये भी 2 kg होगा, ठीक है। दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। जो भी आप रिएक्टेंट्स ले रहे हैं और उसको आपस में कंबाइन करा के कुछ नया बना रहे हैं, ये मतलब, ठीक है। अगर ये 1 kg था और ये 1 kg था मान लीजिए, ठीक है, दोनों क्या हो गए 2 kg, और इसको रिएक्ट करवा क्या निकला हमारा? H2O निकला। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये कह रहा है जो इसका मास होगा ना, उसका जो वेट होगा, वेट ही मान लो एक तरीके से, तो वो क्या होगा? सेम होगा। और एक चीज कह रहा है कि क्या होता है, ये कह रहा है कि जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं ना किसी भी चीज का, तो ऐसा नहीं होता कि मास बढ़ जाएगा या मास घट जाएगा। तो कभी भी किसी भी रिएक्टेंट्स होने में, मतलब कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन में जो भी हमारे एलिमेंट्स होंगे उसका मास ना तो कभी बढ़ेगा और ना भी कभी घटेगा, ठीक है। तो मास जो होगा हमेशा क्या होगा? वो बराबर रहेगा। इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो ये मास देखो, ना तो मास बढ़ रहा है ना, तो मतलब जो इधर है वो इधर है। ऐसा तो नहीं इधर कम था इधर ज्यादा था, इधर कम था इधर ज्यादा था, तो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो ये कहता है कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होता, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि कोई भी कंपाउंड ले लो आप, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका जो केमिकल सब्सटेंस होगा, मतलब मान लीजिए ये वाटर है, वाटर है, क्या है हमारे? ये मान लीजिए ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है पूरा। वाटर क्या है? इसमें जितने भी मॉलिक्यूल है ना, सब क्या है? H2O है, H2O H2O H2O, सारे H2O है। ऐसा एक भी नहीं है कि कोई H3O हो, समझ रहे हो बात? कोई ऐसा एक भी नहीं है जो H4O हो, तो ये नहीं है, समझ में आ रहा है? तो सब क्या है? एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में है, मतलब H2O है तो H2O ही रहेगा। आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? H2O है तो H2O ही रहेगा। और इसका हमने क्या निकाला था? 1/8, मतलब इसका जो प्रोपोर्शन, तो इसका एटॉमिक मास प्रोपोर्शन क्या होगा? 1:8 ही होगा। ये ना तो बढ़ेगा ना ही घटेगा, ये फिक्स प्रोपोर्शन में रहेगा। अगर वाटर है तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल होंगे या केमिकल सब्सटेंस होंगे वो इसी प्रोपोर्शन में होंगे। इसमें क्या कह रहा है? इसमें दूसरी चीज कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि ना ही तो मास कभी बढ़ सकता है और ना ही मास कभी घट सकता है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ओके, सो इस वीडियो में इतना ही। मैंने आशा की कि मैंने पूरी कोशिश की कि आपको पूरा समझा दूं। तब तक के लिए धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।